चलिए आज बात करते हैं भारत की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसका मकसद है देश के करोड़ों छात्रों के लिए सीखने का पूरा तरीका ही बदल देना। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। आखिर वो क्या समस्या थी जिसे हल करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब सवाल यही है कि आखिर पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को जड़ से बदलने की नौबत क्यों आई। इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू होता है। सोचिए, 5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल में थे, उन्हें पढ़ना लिखना और सामान्य जोड़ घटाव तक नहीं आता था। इसे एक तरह का लर्निंग क्राइसिस यानी सीखने का संकट कहा गया। तो इसी बड़े संकट से निपटने के लिए इस नीति ने अपना सबसे पहला और जरूरी लक्ष्य तय किया, एक नेशनल मिशन कि 2025 तक प्राइमरी स्कूल के हर बच्चे को पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित आ जाए। अच्छा, अब आते हैं इस नीति के शायद सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव पर। वो है स्कूली पढ़ाई के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल देना। हम सब जिस 10+2 सिस्टम से पढ़कर निकले हैं, वो दशकों से चला आ रहा था। अब उसे बदलकर एक नया 5+3+3+4 डिजाइन लाया गया है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों की पढ़ाई को फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा माना गया है। तो ये जो 4 नए चरण हैं, ये दरअसल बच्चे के दिमागी विकास के हिसाब से बनाए गए हैं। शुरुआत होगी खेल खेल में सीखने से, फिर बच्चे खुद खोजबीन करके सीखेंगे, उसके बाद आएगा एक्सपेरिमेंट्स का दौर, और आखिर में उन्हें अलग अलग विषय अपनी मर्जी से चुनने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ढांचा बदलने की नहीं है। असल मकसद तो क्लासरूम के अंदर पढ़ाई के तौर तरीकों को ही बदल देना है। इस नीति का एक बहुत ही साफ लक्ष्य है, और वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था को रट्टा मारने की संस्कृति से बाहर निकालना। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ जानकारी याद रखना काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल है, ये बदलाव आएगा कैसे? इसका तरीका है कि कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर दिया जाए, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, और हाँ, आर्ट्स और साइंस जैसी धाराओं के बीच की मोटी दीवारों को गिरा दिया जाए, ताकि सीखना एक पूरा होलिस्टिक अनुभव बन सके। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब छात्रों के हाथ में ज्यादा कंट्रोल होगा, ज्यादा आज़ादी होगी। वो अपनी पसंद के हिसाब से अपने रास्ते खुद बना पाएंगे। अगर कोई फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है, या फिर पढ़ाई के साथ साथ बढ़ईगिरी या पॉटरी जैसे हुनर सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे। अब देखिए, कोई भी अच्छी शिक्षा नीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो हर एक बच्चे तक ना पहुंचे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और इसी बात को पक्का करने के लिए ये नीति कुछ खास समूहों की पहचान करती है, जिन्हें सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स या SEDGs कहा गया है। इन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े इस चुनौती को साफ साफ दिखाते हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति के बच्चे प्राइमरी लेवल पर तो स्कूल आते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों तक पहुंचते पहुंचते उनका एनरोलमेंट काफी कम हो जाता है। तो इस खाई को पाटने के लिए नीति में कुछ बहुत ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे कि महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाना, पिछड़े इलाकों में स्पेशल एजुकेशन जोन तैयार करना, और दूर दराज के बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्टल की सुविधा देना। ये सारे बदलाव, ये सारी पहल, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े और लंबे लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। और वो लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। लक्ष्य है कि साल 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की बेहतरीन प्रणालियों में से एक हो, जहां हर छात्र को, हर लर्नर को सबसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल सके। तो विजन तो साफ है, खाका भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल अब भी वही है। इतने बड़े और विविध देश में इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारना कितना बड़ा चैलेंज होगा, और इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा। ये आज बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन की। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें चुनौतियां भी बहुत हैं, पर सच कहूं तो मौके भी उतने ही जबरदस्त हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या दुनिया भर में एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है, या फिर उनके बीच की दूरियों को और भी बढ़ा रहा है। आइए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, एक दुनिया कई अंतर, और ये बात एजुकेशन पर एकदम फिट बैठती है। असल में दुनिया भर में हाई स्कूल की पढ़ाई का कोई एक स्टैंडर्ड है ही नहीं। मतलब एक देश का डिप्लोमा दूसरे देश में उतनी ही वैल्यू रखे, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए।
ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है नाइजीरिया, जहां सेकेंडरी स्कूल सीधा साधा 6 साल का प्रोग्राम है जो WSC एग्जाम पर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है जापान, जहां इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है और पूरा का पूरा आखिरी साल सिर्फ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम यानी जुकेन की तैयारी में ही चला जाता है। सोचिए जरा, हाई स्कूल पूरा करना, इस एक बात का मतलब ही इन दोनों जगहों पर कितना अलग है। तो ये जो अलग अलग सिस्टम का पूरा जाल है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक नई चीज आ रही है जो सब कुछ बदल रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये वादा करती है कि एजुकेशन हर किसी तक पहुंचेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और भी गहरा कर सकती है। इसी को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड सुनने में शायद सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन जैसा लगता है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। जैसा कि वैन डाइक की थ्योरी बताती है, ये सिर्फ इंटरनेट होने या ना होने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि डिजिटल रिसोर्सेज तक किसकी पहुंच है, उससे इस्तेमाल करने की काबिलियत किसमें है, और इन सब का एजुकेशन पर क्या असर पड़ रहा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये जमीनी हकीकत बताते हैं। नॉर्थ अमेरिका में डिजिटल एजुकेशन टूल्स को 85% लोग अपना चुके हैं, जबकि अफ्रीका में ये आंकड़ा सिर्फ 45% है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसका सीधा असर दुनिया भर के स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ता है। ये बार चार्ट तो इस कहानी को और भी साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ 85 और दूसरी तरफ सिर्फ 45। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मौकों का फासला है जिसे हमें कम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ नेगेटिव ही है। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि कमाल के सॉल्यूशंस भी ला रही है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं कि कैसे डिजिटल इनोवेशन इस फासले को भर रहा है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का असली जादू दिखता है। सोचिए, दूर दराज बैठे स्टूडेंट्स तक पढ़ाई पहुंचाना, हर किसी को उसके हिसाब से सीखने का मौका देना, और तो और AI की मदद से इंस्टीट्यूशंस को बेहतर फैसले लेने में मदद करना, ये सच में एजुकेशन की पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। और जानते हैं, ये बदलाव सिर्फ टूल्स का नहीं है, हमारे सीखने के तरीके में भी आ रहा है। सीमंस की ये जो कनेक्टिविज्म थ्योरी है ना, ये इसी बारे में है। आसान भाषा में समझें तो अब ये जरूरी नहीं कि आपको कितना पता है, जरूरी ये है कि आप सही जानकारी और सही लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो एक जबरदस्त टूल है ही, पर स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल एजुकेशन के दरवाजे खोलने का एक और बहुत सीधा और पावरफुल रास्ता है, और वो है स्कॉलरशिप्स। ये वो तरीका है जो पैसों की रुकावट को हटाकर सपनों को हकीकत में बदल देता है। ये तस्वीर ये उस सपने को दिखाती है जो दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाने का सपना। और स्कॉलरशिप्स के जरिए सिस्टम की और पैसों की दोनों तरह की रुकावटों के बावजूद ये सपना हकीकत बन सकता है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये मौके आसानी से नहीं मिलते। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं और इनके लिए एक मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड और पूरा डेडिकेशन चाहिए होता है। और जब हम मदद की बात कर रहे हैं तो वो कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाइए। जैसे कि ये वेनियस स्कॉलरशिप, हर साल 50,000 कैनेडियन डॉलर्स, वो भी 3 साल तक। ये सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ PhD करने वालों के लिए है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लेस्टर बी पियर्सन स्कॉलरशिप को देखिए। 4 साल तक सब कुछ कवर्ड, ट्यूशन, किताबें, रहना, सब कुछ। ये कंप्लीट पैकेज है। तो ये टेबल एक तरह से पूरी पिक्चर साफ कर देती है। आप अंडर ग्रेजुएट हों, मास्टर्स कर रहे हों या PhD, हर लेवल पर बेहतरीन मौके मौजूद हैं जो दुनिया भर के टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी और नए नए अवसर हैं, और दूसरी तरफ समाज में मौजूद बंटवारा और असमानता। आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम पुल बनाएंगे या फिर अनजाने में नई दीवारें खड़ी कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।